तो फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर शुरू करेंगे नया, और बेहद इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये भी। और ये क्या है? वलय का अभिलक्षण किसे कहते हैं? वलय का अभिलक्षण। ठीक है, वलय की जगह इंटीग्रल डोमेन भी हो सकता है और क्षेत्र भी हो सकता है। तो इंटीग्रल डोमेन का अभिलक्षण या क्षेत्र का अभिलक्षण या वलय का अभिलक्षण, तीनों परिभाषाएं अपन पढ़ेंगे। और वलय का अभिलक्षण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग। ठीक है, तो वलय का अभिलक्षण क्या है ये अपन पहले लिखते हैं कि माना कि r प्लस डॉट, ठीक है, एक वलय है। इसके ऊपर एक थ्योरम बनती है बेटा, और वो थ्योरम एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रहती है यदि लास्ट ईयर नहीं आई होती है तो। ठीक है, और लास्ट ईयर आई होती है तब भी अपन 80% ही मानते हैं कि वो थ्योरम रिपीट हो सकती है। तो कल जो थ्योरम कराई थी प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत एक क्षेत्र होता है, वो बेहद मोस्ट थी। और आज जो थ्योरम अपन इस पर बेस्ड करेंगे वो भी एक बेहद मोस्ट है। पर पहले डेफिनेशन समझेंगे अपन कि माना कि r प्लस डॉट एक वलय है। ठीक है, तब वलय r का अभिलक्षण, ठीक है, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है कि n इंटू a इज इक्वल टू 0 फॉर ईच a बिलोंग टू r, कि n इंटू a इज इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए। कब? जबकि r के प्रत्येक अवयवों के लिए। तो वो कहता है r के प्रत्येक अवयव को किसी एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक से गुणा करें, एक किसी पूर्णांक से गुणा करें और उसका गुणनफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब n क्या कहलाएगा उस केस में? वलय का अभिलक्षण। ठीक है, जहाँ 0, यहाँ लिखिए आप, जहाँ 0 r के शून्य अवयव यानी योग संक्रिया के लिए जो अवयव होता है उसको प्रकट करता है। तो जहाँ 0 r के शून्य अवयव को प्रकट करता है। ठीक है, जहाँ 0 r के शून्य अवयव को प्रकट करता है, यानी योजिक तस्मक अवयव है। r का क्या है? ये योजिक तस्मक अवयव है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि r के प्रत्येक अवयव को किसी एक पूर्णांक से गुणा करें अपन तो 0 आ ही जाए। तो कई बार वो भी नहीं आएगा ऐसे केस में। तो जैसे अपन अवयव की कोटि में कहते थे ना ये चीज़ कि a की पावर n बराबर ये आ जाए, जहाँ n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो तो a का कोटि क्या होती है? n होती है। लेकिन कई बार a को कितनी बार गुणा कर लें आपस में तो भी क्या e नहीं आता था। जैसे अपने q प्लस डॉट में बताया था, मैंने z प्लस डॉट में बताया था। तो उस केस में उसकी कोटि क्या होती थी? शून्य या अनंत। तो वही चीज़ ये लिखेगा, यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं है, यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं है तो हम कहते हैं कि वलय r का अभिलक्षण, तो हम कहते हैं वलय r का अभिलक्षण शून्य या अनंत है। तो हम कहते हैं वलय r का अभिलक्षण शून्य या अनंत है। ठीक है, यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं है कि n इंटू a बराबर क्या है? 0, तो उस केस में हम क्या कहते हैं? वलय r का अभिलक्षण शून्य या अनंत है। ठीक है, अब वो कहता है एक एग्जाम्पल दो इसका। तो एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं अपन? वो कह रहा है समुच्चय, थोड़ा सा ये किताब में सॉल्व भी है इस तरह के एग्जाम्पल, और मेरे को उस पर आना भी है अभी। Z9 0 1 2 से लेके 8। देखो अपन जब यहाँ 9 लिखेंगे तो अपन कहाँ से कहाँ चलते हैं? इससे एक कम। अगर P लिखेंगे तो यहाँ कहाँ तक चलेंगे अपन? P-1 तक, ये ध्यान रखना आप। तो ये कह रहा है एक समुच्चय Z9 लें, तो Z9 यौगिक मॉड्यूलो, हिंदी में लिखेंगे इसको बेटा, यौगिक मॉड्यूलो 9 यानी +9। ठीक है, तथा गुणन मॉड्यूलो 9 के लिए वलय है। ठीक है, +9 के लिए शून्य जो जीरो है इसका वो तस्मक अवयव है, तस्मक
अवयव है। +9 के लिए 0 जो है इसका तस्मक अवयव है। ठीक है, तो वो कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पर Z9 एक समुच्चय है, इसके अंदर 2 संक्रियाएं हैं, एक +9 और एक क्रॉस9, और ये एक वलय है अपने पास। ठीक है, +9 के लिए आवेली ग्रुप है, क्रॉस9 के लिए ये अपना सेमी ग्रुप है, और गुणन संक्रिया जो है +9 पर क्या है, सहचारी है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि ये जो चीज़ है उस केस में अपन क्या प्रूफ करेंगे कि इसका अभिलक्षण कितना है, ये अपन को निकालना है। ठीक है, तो Z9, जैसे देखो Z9 अगर आपको प्रूफ करनी पड़ जाए ये वलय, तो एक किताब में एग्जाम्पल दे रखा है पहला, वो मेरे को कराना था, लेकिन मेरे को अब मैंने गलती से ये क्वेश्चन उठा लिया। तो आप इसको ऐसे प्रूफ करेंगे कि 0 से लेके 8 अवयव हैं, ये लिख दोगे पहले, 0 से लेके 8 अवयव हैं, इनको जोड़ोगे इन्हीं के बीच में। ठीक है, सारणी का प्रत्येक अवयव +9 का अवयव आएगा, 0 इसका 0 अवयव आएगा। फिर अपन लिख देंगे कि 1 में क्या जोड़ें जो 0 आ जाए, तो 1 में 8 जोड़ोगे, 9 का मॉड्यूल है ना, तो 1 में 8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 में क्या जोड़ें जो 0 आए, तो 7 जोड़ेंगे। तो ऐसे ही अपन इन सबको अपन ऐसे कर करके ये प्रूफ कर सकते हैं कि +9 के लिए आवेली ग्रुप है और क्रॉस9 के लिए क्या है, ये सेमी ग्रुप है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि अपन क्या लिखते हैं, स्पष्ट है कि पहला एग्जाम्पल आप स्वयं कर लें किताब से। स्पष्ट है कि 9 ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, स्पष्ट है कि 9 ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि 9 × A = 0। ठीक है, फॉर ईच A बिलोंग टू Z9, ठीक है। अतः अपन क्या कह सकते हैं, Z9 +9 क्रॉस9 का अभिलक्षण कितना है, 9 है। अब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको। देखो Z9 क्या है, 0, 1, 2 से लेके 8 तक। थोड़ा सा शुरू हो गई अलजेब्रा का काम है बेटा, इसमें क्या दिक्कत है। अब वो कहता है 9, A का मान क्या है, 0 हो सकता है, 9 × 0 0। A का मान क्या है, फॉर ईच A बिलोंग टू Z9 है ना, 9 × 1, तो 9 के मॉड्यूल को गुणा करेंगे 1 से, तो 9 में 9 का भाग लगाएंगे, शेषफल बचेगा क्या, 0। ठीक है, तो 9 × A 0 है, 9 × 1 0, 9 × 2 18 में 9 का भाग लगाओ, शेषफल क्या बचा, 0। तो 9 के प्रत्येक अवयव को जब अपन 9 को इस Z9 के प्रत्येक अवयव से गुणा करते हैं तो क्या आता है, हर हालत में 0 आता है। ठीक है, कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाता है अपने को कि साहब 3 × 3 भी तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप तो कह रहे हो साहब ये जो चीज़ है n × A = 0, n क्या होना चाहिए, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। तो 3 तो 9 से कम आ गया, और उसके लिए क्या आ गया, 3 × 3 = 0। तो इसका अभिलक्षण तो 3 होना चाहिए, लेकिन 3 को अपन 2 से गुणा करें तो क्या आएगा, इसमें 6 आएगा। तो वहाँ 0 नहीं आया। तो वो कहता है प्रत्येक अवयव A बिलोंग टू Z9 के लिए क्या होना चाहिए, n × A बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो उसका क्या होता है, अभिलक्षण कहलाता है। ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो Z9 +9 क्रॉस9 का अभिलक्षण कितना है, 9 है। क्यों है, क्योंकि 9 × A = 0 फॉर ईच A बिलोंग टू Z9। ठीक है, अब वो कहता है एक और उदाहरण बताएंगे अपन अभिलक्षण पे, और वो क्या है कि यदि Z, +, डॉट एक वलय है तो इसका अभिलक्षण ज्ञात करो। तो इसका अभिलक्षण, ये भी तो वलय है, अभिलक्षण ज्ञात करो। ठीक है, Z+ डॉट का भी अभिलक्षण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या लिखते हैं बेटा कि देखो हम ऐसे n का पता लगा सकते हो क्या, n × A 0। हम ऐसे किसी n का पूर्णांक नहीं पता लगा सकते, हम ऐसे किसी पूर्णांक n का पता नहीं लगा सकते कि n × A = 0 फॉर ईच A बिलोंग टू Z। ठीक है, Z के प्रत्येक अवयव को किस से गुणा करें, कौन से एक नंबर से गुणा करें कि क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो नहीं लगा सकते कि n × A = 0 फॉर ईच A बिलोंग टू Z। अतः Z+ डॉट का अभिलक्षण, Z+ डॉट का अभिलक्षण
का विलक्षण शून्य या अनंत है, शून्य या अनंत है, शून्य या क्या है, अनंत है। तो अपन ने एक और चीज़ सीख लिया आज, क्या कि वलय का विलक्षण क्या है कि अगर r कॉमा प्लस कॉमा डॉट कोई वलय है तो ऐसा कोई न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n उपस्थित है कि n इंटू ए बराबर 0 हो। कब? जबकि फॉर ईच ए बिलोंग टू r के लिए तो n उस केस में उसका विलक्षण कहलाता है, और यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं है तो उस केस में उसका विलक्षण शून्य या अनंत कहलाता है। फिर वो कहता है पूर्णांकीय प्रांत। अब देखो पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र का अभिलक्षण, नेक्स्ट ये अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देनी है, किसी पूर्णांकीय प्रांत I या क्षेत्र F का अभिलक्षण, क्षेत्र F का अभिलक्षण, ठीक है, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है जिसके लिए कहता है वो n इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ 1 पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र दोनों में क्या होती है, इकाई होती है, तो 1 जो है ना उस I या F का क्या है, इकाई अवयव है। जहाँ 1 I या F का इकाई अवयव है, जहाँ 1 क्या है, I या F का इकाई अवयव है, ठीक है। अब वो कहता है अगर ऐसे n का अस्तित्व नहीं है, यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं है तब क्या कहेंगे, I या F का अभिलक्षण, I या F का अभिलक्षण शून्य या अनंत है, शून्य या अनंत है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि भाई आपने क्या क्या पढ़े थे पूर्णांकीय प्रांत, z प्लस डॉट, q प्लस डॉट, r प्लस डॉट, c प्लस डॉट, इन सब के अभिलक्षण क्या मिलेंगे आपको, हर हालत में शून्य या अनंत, क्योंकि आप किसी अवयव से गुणा इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिर वो कहता है एक क्षेत्र जिसका अभिलक्षण अशून्य है, एक क्षेत्र जिसका अभिलक्षण अशून्य है उसको अपन मॉड्यूलर क्षेत्र कहते हैं, उसे मॉड्यूलर कैसे लिखा है इन्होंने बेटा, मॉड्यूलर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, मॉड्यूलर क्षेत्र कहते हैं, ठीक। अब वो कहता है जैसे देखो आप कि पूर्णांकीय प्रांत z प्लस डॉट, q प्लस डॉट, r प्लस डॉट और c प्लस डॉट, सभी का अभिलक्षण शून्य या अनंत है, ठीक है। क्यों है शून्य या अनंत, क्योंकि इसके लिए हम ऐसे धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व नहीं है कि ऐसे धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व नहीं है कि ऐसे धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व नहीं है कि n इंटू 1 इज इक्वल टू 0 हो। तो 1 भाई इन सबका तस्मक अवयव है, 1 को किससे गुणा करें, जो 0 आ जाए, कौन से पूर्णांक से गुणा करें तो 0 आ जाए, तो उस केस में इसलिए z प्लस डॉट, q प्लस डॉट, r प्लस डॉट, c प्लस डॉट, इन सब का विलक्षण क्या है, शून्य या अनंत है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन थी जो अपना क्या है, इसमें थ्योरम सोच रहा था मैं कराने की, लेकिन थ्योरम अभी लंबी पड़ेगी बेटा, तो अभी अपन एक दूसरी चीज़ ले लेते हैं अपन साथ में इसके, फिर थ्योरम नेक्स्ट टर्म पे लेंगे अपन। अब वो कहता है देखो पूर्णांकीय प्रांत z7 प्लस 7 और क्रॉस 7 का अभिलक्षण
ज्ञात करो। ध्यान देना, अभी एक थ्योरम निकलेगी इससे, अपन सिर्फ अभी थ्योरम बनानी सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक। वो कह रहा है इसका अभिलक्षण 7 है, क्योंकि 7 गुणा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। 7 गुणा 1 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा हमेशा। तो इसलिए इसका अभिलक्षण क्या है, 7 है। भाई 7 Z7 का मतलब क्या है, 0 1 2 से लेके 6 तक। और इसको ये अपने पास है, इसका इकाई अवयव क्या है, 1 है। तो 1 को अगर 7 से गुणा करें तो 7 का मॉड्यूल में 7 आता है, 7 में भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका अभिलक्षण कितना है, 7 है। 14 से भी गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 7 के पहाड़े से जब भी गुणा करेंगे इसको 14 21 28 से, तब 7 14 21 में कौन न्यूनतम है, 7, इसलिए इसका अभिलक्षण 7 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एक बार ये 7 जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है। 7 क्या है यहाँ बेटा, प्राइम नंबर है। तो जब भी ये चीज़ प्राइम नंबर होगी, P प्राइम नंबर होगा, तो ये जो वलय तो बनेगी, लेकिन ये वलय कैसी बनेगी, इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत। ये कैसी वलय होगी, पूर्णांकीय प्रांत, ठीक है। लेकिन अगर ये P प्राइम नंबर नहीं है, जैसे मैंने आपको सपोज करो Z4 ले लूँ मैं, +4 ले लूँ, क्रॉस 4 ले लूँ, ठीक है। तो ये वलय तो होगी। वलय कैसे प्रूव करोगे आप, अभी आप कौन कौन से होंगे इसके, 0 1 2 3, 0 1 2 और 3 ऐसे लोगे ना आप, ठीक है। अब देखो प्लस संक्रिया है इसमें 4 की, तो 0 इन सब में जोड़ोगे 1 2 3, 1 जोड़ोगे 1 2 3 0 2 3 0 1, ठीक है। 2 में 2 जोड़ा तो 0 आएगा ना, 4 3 0 1 और 2। तो अपन क्या लिखेंगे कि अपन ये लिखेंगे कि भाई सारणी का प्रत्येक अवयव Z4 का ही अवयव है, अतः संक्रिया इसके अंदर समव्रत है। 0 इस संक्रिया का क्या है, तस्मक अवयव है। 0 का प्रतिलोम 0 है। 1 का प्रतिलोम क्या है, 1 में 3 जोड़ा तो 0 आया, 2 में 2, तो 1 का प्रतिलोम 3 है, 2 का प्रतिलोम 2 है और 3 का प्रतिलोम 1 है। तो Z4 + 4 क्या है, एक अपने पास क्या चीज़ आ गई बेटा, क्रम विनिमय वलय है, क्रम विनिमय ग्रुप आ जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि अब आप Z4 की सारणी बनाओगे किससे, क्रॉस से। तो 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3, ठीक है। सारणी क्रॉस की बनानी जरूरी है अपने को। तो देखो 0 को जब गुणा करोगे तो इन सबसे 0 ही आएगा। 1 से गुणा करोगे 0 को तो 0, 1 × 1 1 2 1 3, ठीक है। अब 2 को गुणा करो जरा, 2 × 0 0, 2 × 1 2, 2 2 = 4, 4 में 4 का भाग लगाओगे शेषफल आएगा 0, और 2 3 = 6, 6 में 4 का भाग लगाओगे तो 2 शेषफल आएगा 3 0 3 3 दूनी 6, 6 में मतलब 2 और 3 × 9, तो कितना आया 1, ठीक है। तो ये आप कर लोगे आराम से। मैं जैसे प्रूफ कराऊँ आपसे कि Z4 + 4 क्रॉस 4 को आप वलय प्रूफ करो, तो संक्रिया सारणी इसकी तो बहुत ईजी आई, इसकी भी बना लेना आप। और फिर आप कह देना कि Z4 + 4 के लिए क्या है, आबिली ग्रुप है, Z4 क्रॉस 4 के लिए एक सेमी ग्रुप है, और गुणन की योग पर बंटनशीलता लागू होती है। पहला एग्जाम्पल है अपना, उसकी लैंग्वेज आप बना लेना, ठीक है। सारणी बनानी जरूरी थी इसमें। देखो अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ P प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ P क्या नहीं है, प्राइम नंबर। 4 प्राइम नंबर थोड़ी होता है। तो यहाँ देखो आप 2 × 2 क्या आ गया, 0, ठीक है। तो जब P प्राइम नंबर नहीं है तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि एक ऐसी वलय है जो कि कैसी है कि 2 अशून्य अवयवों का गुणनफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये वलय शून्य भाजक सहित वलय है, शून्य भाजक सहित वलय है, इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है। अब थ्योरम क्या निकलेगी कि अगर ZP + P क्रॉस P है, जहाँ P यदि प्राइम नंबर नहीं है तब तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। लेकिन अगर P प्राइम नंबर है, जैसे मैंने आपको केस लिया था ना अभी क्रॉस 7 वाला, तो उसमें किन्हीं भी 2 अशून्य संख्याओं का गुणनफल क्या आया, 0 नहीं आएगा जब क्रॉस 7 की सारणी आप बनाओगे, किसके लिए, 0 से लेके 6 के लिए,
ठीक है। तो जेड पी प्लस पी क्रॉस पी जो है इंटीग्रल डोमेन होगा यदि p प्राइम नंबर होगा, और p यदि कंपोजिट नंबर होगा तो ये क्या इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो ये थ्योरम अपने को आगे चल के प्रूफ करनी है। फिर उसके बाद एक और थ्योरम अपन प्रूफ करेंगे कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण क्या होता है, या तो p आता है या अशून्य संख्या आती है। तो मैंने अभी जो मेन बात थी वो ये सिखाना चाहिए थी आपको कि अगर जेड पी प्लस पी क्रॉस पी है, जहाँ p एक नंबर है, तो आप क्या कहोगे साहब वलय तो ये होगी, लेकिन ये वलय कैसी होगी, अगर p प्राइम नंबर है तो उस केस में ये वलय हर हालत में इंटीग्रल डोमेन होगी, और p प्राइम नंबर नहीं है तो ये वलय इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। अब अगर वो ये कहता है कि ये इंटीग्रल डोमेन है, अगर p प्राइम नंबर है तो इसका अभिलक्षण क्या होगा, वो इसका अभिलक्षण हर हालत में क्या आएगा, जब भी p को 1 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, तो इसका अभिलक्षण या तो p आएगा, इसका अभिलक्षण क्या आएगा बेटा हमेशा p। और दूसरा केस क्या है, z प्लस डॉट, ये भी एक वलय है, इसका अभिलक्षण कितना आएगा, शून्य या अनंत। ये जो इंटीग्रल डोमेन है इसका अभिलक्षण कितना आएगा, शून्य या अनंत। तो मैंने दो थ्योरम बनाई कि अगर जेड पी प्लस पी क्रॉस पी एक वलय है जहाँ p प्राइम नंबर है या इंटीग्रल डोमेन है, तो जेड पी प्लस पी क्रॉस पी जहाँ p प्राइम नंबर है तो ये प्राइम नंबर ही इसका क्या है, इस इंटीग्रल डोमेन का अभिलक्षण होगा। तो थ्योरम क्या बनी कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन का अभिलक्षण या तो प्राइम नंबर होता है या शून्य या अनंत होता है। तो ये दो थ्योरम अपन ने बनाई हैं आज कि जेड पी प्लस पी क्रॉस पी इंटीग्रल डोमेन होगा यदि p प्राइम नंबर है, और अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसका अभिलक्षण या तो प्राइम नंबर होगा हमेशा, या फिर शून्य या अनंत होगा। तो इसके सिवाय तो कोई इंटीग्रल डोमेन मिलेगा ही नहीं अगर p प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर के केस में तो 1 से गुणा होकर वो 0 आएगा, और जो दूसरा इंटीग्रल डोमेन मिलेगा वो है परिमित मिलेगा, तो उस केस में उसका अभिलक्षण क्या आएगा, शून्य या अनंत। तो आज अपन इतना ही लेक्चर देंगे, कल फिर नई थ्योरम कराएंगे बेटा।